नमस्कार देवी सज्जनों, वेलकम टू जन की बात, द यू डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ द कंट्री। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर पंत। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग जन की बात। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि लिटरेचर और इन लिटरेचर फेस्ट जो हम लोग जैसे ताल लिटरेचर फेस्टिवल में आए, तो इनमें यूथ के प्रति जागरूकता को आप किस प्रकार देखते नहीं, हैं? मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजनों की सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो साहित्य और कलाओं से जुड़ती है। उसे लगता है कि ये ऐसे विषय हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी है। और मुझे लगता है कि जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल ने सबसे बड़ी उपलब्धि की है वो ये है कि पेशेवर साहित्यकारों, पेशेवर आलोचकों से हटकर आम पाठक तक साहित्य पहुंचा है। और यहाँ भी अगर आप देखें, जहाँ हम खड़े हैं, जो फोटोग्राफी की एग्जीबिशन है वो स्कूली छात्रों के फोटो भी उनमें हैं। और जो छात्र संवेदनशील है और अच्छी फोटो खींचता है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि इसमें कविता कहाँ है, पत्थर की इमारत में कविता कहाँ है। और मैं सिर्फ ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो चित्र हैं वो राजस्थान से लेकर चंबा हिमाचल से लेकर आगरा दिल्ली सब कुछ फतेहपुर सीकरी उसमें है। जो आदमी यहाँ ये बहस सुन रहा है कि बंटवारा क्या हुआ, तो वो महिला भी जो सवाल पूछ रही, सवाल क्या पूछ रही थी, अपनी दास्तान बयान कर रही थी, उनके पिता का जन्म भी आज़ादी के बाद हुआ है। तो उन्होंने कोई उनको व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मगर जब छोटे बच्चे बंटवारे की बात सुनते हैं तो शायद सादत हसन मंटो की कहानियाँ भी पढ़ेंगे, बलवंत सिंह की कहानियाँ भी पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग कल सुन रहे थे तो जगजीत के गाने, गज़लें, तो उनको ये भी याद आएगा कि जगजीत सिख थे मगर फिर बाद में मोना हो गए थे। जगजीत ने एक तलाकशुदा महिला से शादी की थी। तो बच्चों को उस उम्र में ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि उनका लड़का जो विवेक था वो दुर्घटना में मारा गया। कल सत्या ने कहा है वो कार दुर्घटना थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि वो मोटरसाइकिल की दुर्घटना थी। तो क्या बच्चे उसके बाद सोचने को विवश होंगे कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर नहीं जाना चाहिए? क्या अगर आप बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं तो आपको उच्छृंखल होने का अधिकार है? 2 दिन पहले संजय दत्त की रिहाई हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ आतंकवाद से, मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। मगर उन्होंने बड़ी सफाई से इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं आर्म्स एक्ट में, और आप टाडा से इसलिए बरी हुए कि टाडा का उन्मूलन हो चुका था। और आपके पिता, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ और उनकी माता का भी बहुत आदर करता हूँ, मगर मैं ये कैसे भूल जाऊँ कि इन्होंने मुलायम सिंह जी के चुनाव अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में कहा था कि मेरा उत्पीड़न अल्पसंख्यक माँ की संतान होने के कारण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस देश में आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद जिसके खिलाफ नौजवानों को बोलने की ज़रूरत है। और जो आप जो आपका बुनियादी सवाल था, यहाँ मैं चाहूँ या न चाहूँ, मैं इतनी तरफ से इतनी चीज़ें का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है कि मुझे घुमा फिरा कर सोचने को मजबूर होना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, आज की हिंदुस्तान की असलियत के बारे में, और उस ज़िंदगी के साहित्य और कलाओं के रिश्ते के साथ। जब मैं साहित्य और कला की बात करता हूँ, लेखन की बात करता हूँ, तो उसमें एक मूल बात जो बहुत तरफ चल रही, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आती है। तो अभी मैं इस संदर्भ में इसलिए आगे इस एक घटनाक्रम जेएनयू में ले जाऊंगा आप। नहीं, देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैंने अभी इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, मैं दोबारा आपकी इस साक्षात्कार के दौरान कहूँगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न क्या इस 1.25 अरब आबादी वाले देश में 8,000 छात्र संख्या वाले एक एलीट विश्वविद्यालय तक सीमित है? एग्जैक्टली सर। क्या हमको जिस समय जाट आरक्षण से पूरा हरियाणा जल रहा था, औरतों पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, 35,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई है, सरकार देखती रही है, देश की सेना को रोहतक में जाने नहीं दिया गया, हेलीकॉप्टर से कमांडो गिराने पड़े, उस समय हमें बहस की पड़ी है कि जेएनयू के छात्रों तो ऐसा वही उसी बीच में मानना चाह रहा हूँ, तो जो हमारी सो कॉल्ड मीडिया है, जो एलीट, ऐसा क्यों होता है? जो सो कॉल्ड मीडिया है वो सारी मीडिया नहीं है, उसमें गिने चुने लोग हैं जो अंग्रेजी मीडिया के लोग हैं। उसमें अंग्रेजी मीडिया के वो लोग हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, जो पिटा हुआ अंग्रेजी मीडिया है, एनडीटीवी जैसा, जिनकी व्यूअरशिप टीआरपी रेटिंग्स 2 या 3 के बीच में है। उनकी लड़ाई अर्नब से है और अर्नब ने पक्ष लिया है एक जो जेएनयू के छात्रों के विरुद्ध है। तो उन सबको अपने को जनतांत्रिक, उदार, प्रगतिशील दिखाने की होड़ सी मची हुई है। जो अंग्रेजी का अखबार है उसमें जो लोग छपते हैं उनकी पाठक संख्या हिंदी में छपने वाले अखबारों से बिल्कुल भिन्न है। अगर आप जागरण पढ़ें, आप अमर उजाला पढ़ें, आप दैनिक भास्कर पढ़ें, तो हेडलाइन से ही फर्क समझ में आ जाता है। जेएनयू की घटनाओं का ही फेल है। अगर आप बड़ी मक्कारी की हेडलाइन देखें टेलीग्राफ की, जो आंटी वाली जो नहीं, जो आंटी है उसमें एंटी की ध्वनि भी है। और आंटी यानी 38 वर्ष की बेचारी स्मृति ईरानी, हर बेचारी कहना शायद बहुत लोगों को अच्छा न लगे, वो तो दिलेर आपके साथ तो सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी अपने दिल से जब कहते हैं, तो फिर ना आपको वामपंथी की तरफ से मिलता है ना विजय की तरफ, ऐसा क्यों है? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को अपनी सार्वजनिक छवि की चिंता होती है। मुझे 70 साल की उम्र में इस बात की चिंता नहीं है कि आप मुझे गेरुआ चड्डी वाला समझते हैं या लाल परचम फहराने वाला समझते हैं। अब इस उम्र में न तो मुझे कोई दे सकता है कुछ, अब मेरे तो वो निगमबोध घाट की तरफ जाने के दिन आ रहे हैं, तो मैं काहे को कष्ट पाऊँ? जो मेरे दिल की बात है मैं बोलूँ। मैं अभी यहाँ भैया बैठे हैं जो डंगरी में बैठे हैं,
जिस दिन जेएनयू में दंगा चल रहा था, मेरे ड्राइवर के साथ मैं आ रहा था, तो एक लड़की को मैं जेएनयू में छोड़ रहा था, मैं गुड़गांव जा रहा था जी। जब मैंने उनसे पूछा मैं आपको हॉस्टल तक छोड़ दूं, अंधेरा है और दंगा फंसा है, उन्होंने कहा नहीं अंकल बड़ा मजा आ रहा है, अभी यहीं छोड़ी, मैं कुछ देर तमाशा देखूंगी। वो गेट पे उतर गई। वो ड्राइवर मुझे जब घर तक छोड़ने आया, उसने मुझसे पूछा आपका जेएनयू से कोई लेना देना है? मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ पढ़ाया करता था 40 साल। उसने मुझसे पूछा ये बच्चे तब भी ऐसे थे? मैं सोचने को मजबूर हुआ कि तब बच्चे ऐसे थे कि नहीं थे। आवाज़ें तब भी लगती थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब भी थी, आपातकाल के दौरान भी, आपातकाल के बाद भी, सन 83 में भी। मगर उस ड्राइवर ने जो बात पूछी, भैया को देख के मुझे याद आया कि वो ब्लू कॉलर वर्कर था, वो कारीगर आदमी था। उसने मुझसे पूछा भाई साहब इस लड़की ने जब ये स्टूडियो आ रही थी तो मुझे 200 रुपये दिए और 185 रुपये के सिगरेट का डब्बा लिया, और रास्ते भर फ़ोन में कहती रही हाय मेरी सिगरेट खत्म हो गई, मैं तो 2 डब्बे पीती हूँ। तो उसने, और क्रांतिकारी थी वो, अल्ट्रा लेफ्ट की थी। उस ड्राइवर ने मुझसे वो सवाल पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर ये भाई मुझसे सवाल पूछे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आप किस विश्वविद्यालय में ऐसा पढ़ा रहे थे जहाँ मुझे तो दाखिले का मौका ही नहीं मिला, मगर जिनको मिला वो 300-300 रुपये, 250 रुपये उसकी सिगरेट पीते हैं। मैं नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं दोहरे मानदंड। तो जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम लोग को यूनिवर्सिटी को डीब्रांड करें? अल्टीमेटली एनी यूनिवर्सिटी इज नॉट एन आइलैंड, इट्स इन द कंट्री। मेरा आपसे एक और बुनियादी फर्क है, मेरा मानना है यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस भले आदमी से क्यों नहीं पूछ रहे कि आपने ट्रेड यूनियन को ज्वाइन की है कि नहीं की है, आपको अपने मालिकों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है? वो नैरेटिव कैसे चेंज होगा? वो नैरेटिव तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप यूनिवर्सिटी पे कैमरे का फोकस लगाए रखेंगे। वहाँ बड़े अच्छे नारे होंगे, वहाँ ढोल बजाकर बड़े अच्छे इफ्तानुमा गाने गाए जाएंगे, और आपको लगेगा हाँ यार यहाँ तो बड़ा मज़ा है, यहाँ तो बड़ी आज़ादी है। मेरी समस्या ये है कि जब तक आपकी आँख यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पे टिकी रहेगी तब तक आप हिंदुस्तान की असलियत को नहीं देख सकते हैं। आपको पूछना चाहिए उस आदमी से जो कारीगर है, कामगार है, कि भैया तुझे बोलने की आज़ादी की, तेरे घर में तूने अपनी बीवी को आज़ादी दी है कि नहीं दी है? तेरा बेटा तेरे मुंह पर ये मैच्योरिटी ऑफ डिबेट आने में सर मतलब जो देखिए ऐसा है कि हम तो यहाँ नहीं होंगे, मगर शायद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नहीं, मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी से मुझे बड़ी उम्मीद है। जो आदमी काम करता है, जो खेतिहर किसान का लड़का जब होटल में काम करता है तो उसका माहौल बदलता है। इनके जीवन काल में वो नहीं बदलेगा, मगर इनकी संतान के आने तक इनके जीवन में खुशहाली भी होगी, वो अपनी आज़ादी का महत्व भी समझेगा। एक आइडिया, लास्ट क्वेश्चन सर, एक आइडिया कि हमारा यूथ चैनल है टुवर्ड्स द यूथ, जो आप उनको कहना चाहते हैं जिससे कि दे एग्जाम मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, एक आपके इतने एक्सपीरियंस 40 years of teaching में एंड यू सी द करंट यूथ राइट नाउ, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से टू द यूथ? मैं जो भी बात कहूँगा वो आज के नौजवान को शायद अपनी बात नहीं लगेगी, मैं तो उनके बाप की भी ज़्यादा उम्र का हूँ, वो मेरे नातियों की उम्र के हैं, मगर मुझे भरोसा है कि हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है, जो देहाती तबका है, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, उसे पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या असली दिक्कतें हैं। उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता इस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नहीं है, उसकी गरीबी की और उसके उत्पीड़न का फ़ायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। जब मोदी जीते तो सिर्फ भाजपा के वोट पे नहीं जीते हैं, उनको गरीब तबके का वोट मिला है, मुसलमान का वोट मिला है, दलित का वोट मिला है। दुर्भाग्य से 2 वर्ष के भीतर वो जनाधार बड़ा तेजी से नष्ट हुआ है, क्योंकि विकास का एजेंडा उनकी ही पार्टी के कुछ मूर्ख अति उग्र हिंदुत्ववादियों के कारण नष्ट हो गया है। मुझे लगता है जब तक हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली ठीक चलती है, युवा पीढ़ी को समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और उसी संदर्भ और उसी लास्ट वर्ड से मैं सर इंटरव्यू एंड करना चाहूँगा। बहुत मेरे को खुद इस इंटरव्यू से काफ़ी सीखने को मिला सर। थैंक यू सो मच जन की बात से जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज लेजेंडरी पुष्पेश पंत सर, जो जेएनयू में 40 साल पढ़ा चुके हैं। ही इज अ पद्मश्री एंड ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। फिर मैंने तब भी इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सर, एक साल सर